हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वचन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्लासों में हिंदी व्याकरण के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग वचन को कवर करेंगे। ठीक है, वचन जो है, वचन देखेंगे कि वचन कितने प्रकार के होता है, क्या है, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी व्याकरण में जो वचन होते हैं, इन वचन को हम लोग इसमें कवर करेंगे और इसमें ये समझेंगे कि वचन क्या होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में वचन के प्रकार कितने होते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। इस वचन यानी कि इस पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में यही सबको हमें देखना है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपसे इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। हालांकि इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाने वाले संख्या की इसी टाइप का रहा है कि इस शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है, या इनमें से एक वचन कौन सा शब्द है। तो इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस हम जब इन सारे चैप्टरों को कवर कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल सीरीज लेकर के चलेंगे। ठीक है, मॉडल सीरीज लेकर के चलेंगे और उसमें सारे चैप्टरों से मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव या चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के कवर करेंगे। सबको धीरे धीरे से एक एक करके सारे चैप्टर के से संबंधित ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें कि वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वचन की अगर बात किया जाए तो वचन हिंदी व्याकरण में संख्या बोधक होता है। वचन की अगर बात किया जाए तो वचन हिंदी व्याकरण में संख्या बोधक होता है। कहने का मतलब है कि वचन से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी भी चीज़ की एक है या अनेक है, इससे बोध होता है। हिंदी व्याकरण में वचन शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की एक होने का या अनेक होने का बोध होता है। और जिस शब्द से एक होने का या अनेक होने का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, क्या बताए हैं कि व्याकरण के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या अनेक होने की बोध होता है, उसे क्या कहता है, वचन कहा जाता है। उसे वचन कहा जाता है। और वचन आप लोग जानते हैं और हमने शुरू में ही बताया कि वचन जो है ये संख्या बोधक होता है, यानी कि ये संख्या को दर्शाता है। ये वचन ये संख्या को दर्शाता है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण की अगर बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है एक वचन और दूसरा हो जाता है बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन दो ही प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है एक वचन, दूसरा हो जाता है बहुवचन। इसमें तीन आप लोग ना लिखिएगा। संस्कृत में तीन होते हैं, हिंदी में दो होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन सीधा सीधा होता है, जबकि संस्कृत की अगर बात की जाए तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक होता है बहुवचन। जबकि ये दोनों के दोनों संख्या को दर्शाते हैं। अब ये चाहे जिस रूप से दर्शाएं, ये दोनों के दोनों संख्या को दर्शाते हैं, या तो एक को बताएं या फिर अनेक को बताएं। यानी कि कहने का मतलब है कि इस शब्द के शब्द को अगर देखा जाएगा तो इस शब्द किसी एक को दिखा रहा है या अनेक को दिखा रहा है। अगर संख्या का बोध करा रहा है तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ठीक है, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। तो आइए समझते हैं अब एक वचन और बहुवचन किस तरह से, किसको कहता है, कैसे होते हैं। तो एक वचन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वचन की अगर बात की जाए तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट समझ में आता है कि यह किसी ना किसी एक को ही दिखाएगा, या वस्तु हो या व्यक्ति हो। यानी कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, इससे एक का ही बोध होगा, ये अनेक को नहीं दर्शाएगा। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि व्याकरण का वह शब्द अथवा वह शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को एक होने को बताता है या एक उनकी संख्या एक को दर्शाता है, इस तरह से उस शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं, या उस वचन को क्या कह सकते हैं, हम लोग एक वचन कह सकते हैं। उस वचन को क्या कह सकते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम ये कहें कि ये लड़का है, अगर हम ये कहें कि ये लड़का है, तो अगर लड़का है केवल इतना बात अगर बोला जाए तो लड़का से आपको क्या लगता है, अनेकों लड़के को बोध होता है या एक लड़के की बोध होता है।
आप लोग खुद पढ़ करके एक बार देखिएगा। जब इसको आप इमेजिन करके पढ़िएगा कि यह लड़का है, तो जब लड़का कहिएगा तो यह कहीं ना कहीं एक ही लड़के की बात होगा, एक ही लड़के का बोध कराएगा। तो इस तरह से जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध कराता हो, उस शब्द को क्या कहता है? एक वचन कहा जाता है। जैसे यह लड़का है, यह क्या है? लड़का है। तो लड़का अगर कहा तो एक ही लड़के को कहा है। अगर कहा जाएगा कि यह मार्कर है, तो मार्कर अगर कहा जाएगा तो एक ही मार्कर का बोध होता है, ये बोध होता है। इस तरह से एक शब्द को, एक संख्या को दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर बहुवचन की अगर बात की जाए, देखिए अब बहुवचन क्यों? क्योंकि व्याकरण के वचन के अनुसार दो ही होते हैं। व्याकरण में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। या तो होगा तो एक वचन, नहीं तो बहुवचन। अब कहिएगा कि द्विवचन क्यों नहीं होता है? तो देखिए, एक व्याकरण में यानी कि हिंदी व्याकरण में अगर एक है तो उसको एक वचन, और दो है या दो से अधिक, दो है या दो से अधिक तो सीधे सीधे जाएगा बहुवचन में। ठीक है। अगर एक है तो एक वचन, दो है या दो से अधिक है तो सीधे सीधे जाता है बहुवचन में। तो अगर बहुवचन की बात किया जाए तो बहुवचन किसे कहा जाता है? तो अगर इसको देखा जाए तो बहुवचन को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि वचन का वह शब्द या वह शब्द जो दो या दो से अधिक संख्याओं को दर्शाता है, बहुवचन कहलाता है। ठीक है। अब एक को बताएगा तो एक वचन हो जाएगा ना, लेकिन वैसा शब्द जो किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे लड़के हैं। अब इन सारे सबको क्या केवल लड़का तो नहीं कहा जा सकता है ना कि यह लड़का है। तो अगर ऐसा बात होता तो फिर इसको भी लड़के बोल सकते हैं, इसको भी लड़के बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो लड़का तो केवल एक को दर्शाता है, जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे तो अनेकों लड़के हैं, यहाँ पे अनेकों लड़के हैं। इस तरह से दो या दो से अधिक को दर्शाने वाले शब्द बहुवचन कहलाता है, एक को दर्शाने वाले शब्द एक वचन कहलाता है। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। ज़रूर कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगर देखें तो हिंदी में वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। यानी कि एक को दर्शाने वाला एक वचन, और दो या दो से अधिक यानी कि बहुत सारे लोगों को या व्यक्ति या वस्तुओं को दर्शाने वाला बहुवचन कहलाता है। जैसे अगर हम कहें तो इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सब को कहेंगे कि ये सभी लड़के हैं, ये सभी लड़के हैं। और इसको अगर कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा यह लड़का है। अब दोनों को एक बार पढ़ करके देखिए। अगर इसको कहा जाएगा तो कहेंगे कि यह लड़का है, जबकि इसको, इन सबको अगर एक साथ बोला जाएगा तो इन सबको बोला जाएगा कि ये लड़के हैं। यह लड़का है, ये लड़के हैं। तो यह लड़का जो है, यह लड़का, यह एक शब्द को दर्शा रहा है। इस तरह से लड़का जो शब्द होगा यह एक वचन होगा, और लड़के जो है इन सबको क्या कहा जाएगा? लड़के। इन सबको क्या कहा जाएगा? लड़के कहा जाएगा। तो अगर लड़के कहा जाएगा तो लड़के जो शब्द है ये क्या है? बहुवचन है। अब बहुवचन क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को दर्शा रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों को दर्शाएगा, बहुत सारे वस्तुओं को दर्शाएगा। तो वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएगा उसे क्या कहा जाएगा? बहुवचन कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में वचन और वचन के प्रकार यही दो मुख्य रूप से टॉपिक आते हैं। बाकी वचन के अनुसार जितने पढ़ेंगे रूल्स नियमें पढ़ेंगे, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने का। एक वचन तो आप आसानी से पहचान लेंगे, समस्या हो जाती है बहुवचन को पहचानने में। और आपके एग्जाम में जो है इसी तरह से पूछा जाता है कि इस शब्द का बहुवचन क्या होगा। जैसे अगर कहें कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, क्योंकि लड़का एक वचन है, बहुवचन कहा जाएगा तो क्या कहा जाए? लड़के। क्या कहा जाएगा? लड़के। तो हम लोग इस वचन के अनुसार यही समझेंगे कि एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है, या इस शब्द का बहुवचन क्या होगा या उस शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है। तो इस पार्ट में हम छोटा सा ही टुकड़ा एक लेकर के समझेंगे, वचन का एक छोटा सा हिस्सा ही लेकर के समझेंगे। अगले पार्ट में हम लोग वचन से, एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल से जानेंगे। ठीक है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं
बहुवचन बनाने के तरीके, एक छोटा सा रूल्स यानी कि एक साधारण सा रूल्स इसमें हम लोग समझ लेंगे। इसका केवल 2 ही पार्ट होगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग वचन के प्रकार और एक साधारण सा नियम सीखेंगे कि बहुवचन किस तरह से बनाया जा सकता है। बाकी जो भी रूल्स जो पढ़ते हैं हम लोग, विशेषकर जो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, तो उसका हम लोग अलग से एक पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग उसको समझेंगे कि इस शब्द का बहुवचन किस तरह से बन सकता है। तो आइए हम लोग इसमें साधारण नियम एक देख लेते हैं कि एक वचन का बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखे कि बहुवचन बनाने का नियम। बहुवचन बनाने का नियम यानी कि बहुवचन 2 प्रकार से बनता है। अगर साधारण तरीके से बात किया जाए, साधारण रूप से अगर बात किया जाए तो बहुवचन 2 तरीके से बनता है। अब इसमें 2 तरीके कौन कौन से हैं? तो एक तो या तो विभक्ति रहित करके बनाइए और नहीं तो विभक्ति सहित करके बनाइए। अब विभक्ति रहित और विभक्ति सहित ये कैसी बला है, तो समझते हैं विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। देखिए विभक्ति रहित एक बार पढ़ के खुद देखिए। विभक्ति रहित, विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। अब देखिए इसमें आप लोग जब पढ़िएगा तो इसमें 2 तरह के वर्ड पढ़ेंगे। एक विभक्ति पढ़ेंगे और दूसरा रहित, विभक्ति और रहित। इसमें पढ़ेंगे तो एक विभक्ति और दूसरा सहित, सहित। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं इसी को हम लोग निर्विभक्ति और सहविभक्ति भी कहते हैं। इसी को कहीं कहीं निर्विभक्ति, आप दूसरे अगर कहीं जगह पढ़िएगा तो इसी को निर्विभक्ति बताएगा और इसको सहविभक्ति बताएगा। ठीक है, अगर दूसरे टीचर से आप पढ़िएगा या दूसरे जगह पर पढ़िएगा तो वहाँ पे विभक्ति रहित को निर्विभक्ति बताया जाएगा या विभक्ति सहित को सहविभक्ति बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि विभक्ति रहित अथवा निर्विभक्ति क्या कहा जाता है, विभक्ति सहित अथवा सहविभक्ति क्या कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम इसको अगर साधारण रूप से ऐसे बताएं तो विभक्ति और रहित। तो देखिए अब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए विभक्ति रहित या विभक्ति सहित के लिए थोड़ा बहुत कारक को हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब कारक हमने एक पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम उसका दे देंगे अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से भी कारक जो चैप्टर है उसको आप देख लीजिएगा, आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए विभक्ति सहित अथवा विभक्ति रहित बनाने के लिए हमें कारक का सहयोग लेना पड़ता है। अब देखते हैं विभक्ति रहित की अगर बात किया जाएगा तो रहित का मतलब होता है कि नहीं रहना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। रहित का मतलब होता है नहीं रहना। अब कहिएगा कि रहित का मतलब होता है नहीं रहना, ये कैसे आप कह रहे हैं? तो देखिए विभक्ति रहित का मतलब होता है जिसमें विभक्ति ना हो और विभक्ति सहित का मतलब होता है कि जिसके साथ में विभक्ति हो, यानी कि जिसके साथ में विभक्ति लगा हो। जैसे अगर हम इस चीज़ को समझाएं, इस चीज़ को विभक्ति रहित को अगर समझाएं तो आप बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। जैसे वायरलेस का नाम सुने होंगे, वायरलेस का नाम सुने होंगे। इसको हिंदी में तार रहित कहा जाता है, तार रहित, तार रहित। जैसे अगर बात किया जाएगा हेडफोन की तो हेडफोन जो होता है उसका जो स्पीकर होता है वो कानों में होता है, लेकिन जो उसका पिन होता है उस पिन को हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, उसके पिन को हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, तब जाकर के हमें कुछ ऑडियो सुनाई देता है उस मोबाइल से, तब जाकर के कुछ ऑडियो हम लोगों को सुनाई देता है। तो वो हो गया तार सहित, यानी कि उसको हम कह सकते हैं विभक्ति सहित। जबकि अगर विभक्ति रहित की बात किया जाए तो आप लोगों ने ब्लूटूथ को देखे होंगे, सुने भी होंगे। ब्लूटूथ में वायर नहीं होता है, मोबाइल से उसका कोई वायर सहित कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि मोबाइल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो वायरलेस होता है।
उसमें तार नहीं, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, मोबाइल के ब्लूटूथ और उस डिवाइस के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस ब्लूटूथ जो होता है इसको हम लोग विभक्ति रहित कह सकते हैं। यानी कि अगर तार रहित कह सकते हैं तो इसको हम लोग विभक्ति रहित भी कह सकते हैं। यानी कि उसमें तार नहीं रहता है, सीधा सीधा कहने का मतलब। तार रहित का मतलब क्या हो गया कि उसमें तार नहीं रहता है। वैसे ही विभक्ति रहित का क्या मतलब हो जाएगा कि उसमें विभक्ति नहीं रहता है। और देखिए, अब अगर हम तार सहित कह सकते हैं, तार सहित का मतलब कि जिसके साथ में तार हो, तो हम लोग इस तरह से विभक्ति सहित कह सकते हैं कि जिसके साथ में विभक्ति लगा हो। तो समझते हैं अब इसको हम लोग। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके हैं। एक, या तो विभक्ति रहित करके बनाइए, नहीं तो विभक्ति सहित करके बनाइए। अब विभक्ति रहित और विभक्ति सहित क्या है ये हम लोगों ने अभी समझा। यानी कि जिसके साथ में विभक्ति लगा होगा, कारक की विभक्ति लगा रहेगा, वो विभक्ति सहित, और जिसके साथ कारक विभक्ति चिन्ह नहीं लगा रहेगा वो विभक्ति रहित। जैसे अब आप इसको पढ़िएगा तो क्या ये एक वचन में अगर देखा जाए तो लड़का है, यहाँ अगर देखा जाए एक वचन में तो यहाँ देखा जाए तो लड़का है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये एक वचन में क्या है, लड़का है। और बहुवचन में विभक्ति रहित में देखा जाए तो लड़के हैं। बहुवचन में विभक्ति रहित को देखा जाए तो लड़के हैं, विभक्ति सहित में देखा जाए तो लड़कों हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, विभक्ति चिन्ह का क्या मतलब होता है कि इसमें का, के, की, ना, ने, नी, के लिए, पर, इस सब, के लिए, पर, ये सब लगा रहता है। ठीक है, ये सब लगा रहता है क्योंकि कारक में यही सारे चिन्ह हम लोगों को पढ़ना रहता है। ठीक है, कारक में यही सब, जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, इन सब का चिन्ह होता है ना। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से द्वारा, संप्रदान का चिन्ह होता है का, के लिए। तो इस तरह के हम लोग इस सब चिन्हों को अगर यूज करके बनाएंगे बहुवचन तो हो जाएगा विभक्ति सहित। लेकिन अगर किसी में न लगाएं, विभक्ति चिन्ह न लगाए, तो हो जाएगा विभक्ति रहित। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जब हम आप लोग पढ़िएगा तो इसमें विभक्ति चिन्ह लगा करके पढ़िएगा। अगर किसी लड़का को मान लीजिए कहीं बहुत सारे लड़के हैं और उनको बुलाना हो तो क्या कहिएगा कि लड़कों, या उन लोगों ने कुछ किया होगा तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा कि लड़कों ने किया, लड़कों ने किया। तो लड़कों ने जब आप लगा दीजिएगा या को लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका विभक्ति सहित, ये हो जाएगा विभक्ति सहित। जैसे यहाँ देख सकते हैं बालकों ने फूल तोड़ा, या बालकों ने झगड़ा किया, या बालकों के लिए किताब दो, बालकों के लिए किताब दो। तो ये सब आपका कारक से आता है। ये सब जो चिन्ह है, ये सब आपका कारक से आता है। तो जिसमें कारक विभक्ति चिन्ह का यूज कर दीजिएगा वो विभक्ति सहित हो जाएगा, और जिसमें कारक चिन्ह का यूज नहीं कीजिएगा वो विभक्ति रहित हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे लड़का के लिए विभक्ति रहित क्या हो जाएगा, लड़के। अब बताइए, लड़के ने कहिएगा का क्या, लड़के ने, ये कहिएगा कि लड़कों ने। बहुवचन तो दोनों है, बहुवचन ये दोनों है और दोनों बहुवचन सही भी है। लेकिन एक बार पढ़ करके देखिए कि ने जो शब्द है ये कहाँ पे सुटेबल हो रहा है, लड़कों के लिए आखिर अथवा लड़के के लिए। तो लड़के के लिए तो यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, लड़कों ने, बालकों ने, लड़कों के लिए, ये सब आपका सुटेबल, ये अच्छा होगा। और इन सब में विभक्ति चिन्ह लगता है, जिसमें विभक्ति चिन्ह लगता है उसको विभक्ति सहित कहा जाता है, और जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है उसको विभक्ति रहित कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विभक्ति रहित अगर बनाया जाएगा तो लड़का का लड़के हो जाएगा, विभक्ति सहित बनाया जाएगा तो लड़कों हो जाएगा। अगर बालक का विभक्ति रहित बनाया जाएगा बहुवचन तो बालक हो जाएगा, बालक का विभक्ति सहित बहुवचन बनाया जाएगा तो बालकों हो जाएगा। कुआं है, कुआं का अगर विभक्ति रहित बहुवचन बनाइएगा तो कुएं हो जाएगा, विभक्ति सहित बहुवचन बनाइएगा तो कुओं हो जाएगा। अगर देखा जाए लता, तो लता का ये विभक्ति रहित बहुवचन बनाएगा तो लताएं हो जाएगा, जबकि लता का बहुवचन और विभक्ति सहित बनाया जाएगा तो लताओं हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए नदी,
तो विभक्ति रहित की बात किया जाएगा तो नदियाँ हो जाएगा, विभक्ति सहित की बात किया जाएगा तो नदियों हो जाएगा। आप खुद एक बार सब में एक बार कारक चिन्ह को लगा करके देखिएगा कि किसके लिए क्या सूटेबल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि नदी की बात किया जाए और इसमें विभक्ति चिन्ह को लगाया जाए तो क्या कहा जाएगा, नदियाँ ने कहा जाएगा। बताइए कैसा लग रहा है, आप खुद एक बार पढ़ के देखिए। लेकिन वही कहा जाए कि नदियों ने, नदियों ने, बहुवचन दोनों है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे आप चाहेंगे कि विभक्ति चिन्ह का हम उपयोग कर ले तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का उपयोग नहीं होने वाला है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह का उपयोग केवल विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के लिए नहीं। तो ये था एक साधारण सा नियम। बाकी हम लोग अगले क्लास में वचन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बाकी सभी रूल्स को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था कुछ साधारण नियम। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा।